कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। मैं विकास कुमार और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए 2020 में इम्पॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं अपना बायोलॉजी सेक्शन से, जो पूछा गया था आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के 2020 में। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यानी हिंदी में किसे इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस भी कहा जाता है। तो ये जो चार आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन आपका है बीटा गैलेक्टोसाइडेस भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके इंजाइम्स दे रखे हैं, ये चारों इंजाइम्स है। वो कैसे? क्योंकि इसमें ASE लगा हुआ है, तो ये इंजाइम्स होते हैं। जिसमें भी ASE लगा रहता है वो क्या होते हैं? सारे इंजाइम्स होते हैं। तो ये इंजाइम्स दे रखा है। तो एक एक करके चलिए जानते हैं कौन कौन सा इंजाइम्स है। तो माल्टेज क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो माल्टेज एक जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स है जो कन्वर्ट करता है, इंजाइम है जो कि माल्टोज जो होता है जैव अणु, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करता है कौन? तो माल्टेज इंजाइम करता है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लैक्टेज, लैक्टेज के बारे में चलिए जान लेते हैं। लैक्टेज क्या? तो लैक्टेज को भी दूसरा नाम हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एक इंजाइम है और लैक्टेज भी एक इंजाइम है। तो लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टेज आपको लैक्टोज को कन्वर्ट करता है आपका सिंपल शुगर्स में। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या उसको लैक्टेज कीजिए, जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स में। कैसे करता है? तो बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को स्प्लिटिंग करना बाय एडिशन ऑफ H2O, यानी वाटर डाल के उसका हाइड्रोलिसिस कराना, स्प्लिट करवाना हो किसी भी कंपाउंड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल ये जो इंजाइम्स होते हैं यही सब काम करते हैं। तो लैक्टेज यानी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यही काम है कि उसको हाइड्रोलाइसिस करा के उसको स्प्लिट करवाना। चलिए इस पे ही एक प्रश्न पूछते हैं। आपको बताना है कि बीटा गैलेक्टोसाइड और गैलेक्टोस में क्या अंतर है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइड एंड गैलेक्टोस में क्या अंतर है। ये आपको होमवर्क है, आपको इसको जानना है कि क्या अंतर होता है। बीटा गैलेक्टोसाइड एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है ये आपको जानना है। आइए चलिए हम लोग CD भी जान लेते हैं क्या है। तो C क्या आपका? इमाइलेज। इमाइलेज तो सभी जानते हैं कहाँ पे सीक्रेट होता है, सिलेवरी इमाइलेज भी होता है। क्या काम है इसका? कार्बोहाइड्रेट्स को आपका कन्वर्ट करना किस में? सिंपल शुगर्स में। इसका भी काम वही है, शुगर्स में कन्वर्ट कराना। तो एमाइलेज भी एक एंजाइम है जो इस कन्वर्सन कराता है आपका। कैसे? तो बाय हाइड्रोलाइसिस द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन स्टार्च मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराना ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स जो होते हैं स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या टाइप है गया? स्टार्च एक एग्जांपल है उसका। तो स्टार्च को ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइसिस करता है। अब आइए एक D भी देख लेते क्या है, क्या पता अगले बार इससे प्रश्न पूछ ले। तो रेनिन भी एक इंजाइम है। तो रेनिन का क्या काम है? तो रेनिन का आपका काम है हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको कंट्रोल करना। और ये रेनिन कहाँ बनता है? तो ये किडनी का पार्ट है। ये किडनी में सिक्रीट होता है, किडनी से बनता है, किडनी से सिक्रीट होता है। और इसका ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का इसका काम है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ से चैप्टर से था? ये आपका चैप्टर नंबर 9 से था, क्लास 11th। तो बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है आपको पढ़ लेना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लीजिएगा, यानी हिंदी में जैव अणु, ये जो चैप्टर है आपको पढ़ लेना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है कि द पिगमेंट मेलानिन इज फॉर्म फ्रॉम, यानी वर्णक मेलानिन किससे बनता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइप्थीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड थ्रायोसिन। तो इसमें से आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेलानिन क्या होता है। तो सबसे पहले मेलानिन क्या होता है? तो मेलानिन एक नेचुरल स्किन पिगमेंट है, मतलब जो हमारे स्किन का कलर होता है वो मेलानिन के वजह से होता है। तो मेलानिन क्या होता है? तो ये एक तरह का पिगमेंट है जो कि सिंथेसाइज होता है हमारे ही सेल्स के द्वारा। तो सेल्स जो सिंथेसाइज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलानोसाइट्स। तो मिलानोसाइट्स हमारे मेलानिन को बनाते हैं, हमारे स्किन्स में, हेयर फॉलिकल्स में बनाते हैं, और मेलानिन के कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से बढ़ने या घटने की वजह से हमारी स्किन का कलर भी चेंज होता है। तो मेलानिन का काम ये है। अब ये मेलानिन किससे बनता है ये हमें जानना है। तो मेलानिन जो बनता है, ये जितने भी सारे आपको दे रखे हैं ये सारे एमाइनो एसिड्स के एग्जांपल है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। ये सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल हैं, और ये भी आपका बायोमोलिक्यूल से ही चैप्टर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस आपको बायोमोलिक्यूल से 2020 के एग्जाम में मिल गया है। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, आपके 12th क्लास में चैप्टर नंबर 14 में, और आपको ये केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। तो आपको बायोलॉजी का और केमिस्ट्री दोनों का बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2-2 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आपको यहाँ जानना जरूरी है कि किसकी मदद की वजह से मेलानिन बनता है। तो वो आपका राइट आंसर डी है, थ्रायोसिन के हेल्प से, मतलब थ्रायोसिन की वजह से मेलानिन फॉर्म होता है, मतलब द पिगमेंट मेलानिन इज फॉर्म फ्रॉम थ्रायोसिन। तो इसका करेक्ट एग्जांपल ये होगा, और ये बाकी तीनों अदर एग्जांपल्स हैं अमीनो एसिड्स के, इसका अलग यूजेस है हमारे बॉडी में। और चलिए इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, और आपको इनमें बताना है कि कौन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन आपका एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है। तो A B C D करके आप लोग को बताना है कि कौन एसेंशियल है कौन नहीं एसेंशियल है। 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, चलिए बताइए। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो ए आपका क्या है? दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये एसेंशियल है इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूँ। पायरोलिन ये आपका नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल एनी है, ये एसेंशियल है ई। ग्लाइसिन आपका, ग्लाइसिन भी आपका नॉन एसेंशियल है। थ्रायोसिन क्या है आपका? थ्रायोसिन भी नॉन एसेंशियल है। तो ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, और ये अच्छे से दे रखा है आपके आपके केमिस्ट्री वाले बुक में। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री के बुक में मिल जाएगा अच्छे से, बायोमोलिक्यूल्स यानी चैप्टर नंबर 14 में, क्लास 12th के बुक में आपको टेबल नंबर 14.2 में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, पूरा टेबल बना के जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, सबके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो इस चैप्टर को भी आपको देख लेना है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन शब्द पढ़ते ही आप लोगों को, यानी कौन सा तत्व है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो आपको 4 तत्व दे रखे हैं, एमओ, एमएन, सीयू एंड जिंक, यानी मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर एंड डी ऑप्शन जिंक। तो इसमें से बताना है कि तांबा, जस्ता, मैंगनीज, मोलिब्डेनम से कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हुए आपको सीधे ये चैप्टर आना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 12 से है, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का बुक है वहाँ से ये प्रश्न पूछा है। और चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। ये जो चैप्टर है वहाँ से पूछा है ये एनसीईआरटी का। और ये जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वहाँ से पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को पढ़ना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग आपको बताते हैं अपने
जो पेड कोर्सेज चलते हैं हमारे जूम पे ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ हम लोग इसे देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका पहला होगा एमओ, मोनिलेब्डेनम। तो मोनिलेब्डेनम का क्या काम है? तो मोनिलेब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और ये जो आपका एक एक्टिवेटर है जो कि नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इससे ही एक रिलेटेड मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि आपको बताना है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूँ, इससे पहले किस चीज़ का बात हुआ था? एलिमेंट का। तो अभी आपको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो कमेंट बॉक्स में चलिए फटाफट आंसर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में चैटिंग नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए चलिए जल्दी दीजिए, मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर। हाँ, तो करेक्ट आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बहुत इजी है। इसमें पूछ रहा है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ थायमीन इज़ 20% इन द डीएनए देन परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज़। तो मतलब इसमें बताना है कि परसेंटेज थायमीन का दे रखा है 20%, और उसमें हमको बताना है कि ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा उस डीएनए में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्लास 12th पे आधारित है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर आपका 6 है ना, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, उसमें आपको ये अच्छे से बता रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस पे पूछ रखा है। चार गैप्स रूल्स जो होता है ना, चार गैप्स रूल्स, उस पे आपको ये पूछ रखा है। तो आपको चार गैप्स रूल्स आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चार गैप्स रूल्स आपका क्या था? तो चार गैप्स रूल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये चार गैप्स रूल क्या था? तो चार गैप्स रूल आपका एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ बताया था आपको डीएनए से संबंधित कि किस तरह से हम लोगों को ये चीज़ करना है डीएनए में। जो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, जो चारों नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार से उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है और कितने मात्रा में पाए जाते हैं, यानी परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो उनका सबसे सिंपल रूल था कि जितना भी आपका एडेनिन होगा डीएनए में उतना ही आपका थायमीन होगा, ठीक है? और जितना आपका ग्वानिन होगा उतना ही आपका साइटोसिन होगा। और एडेनिन और ग्वानिन क्या है? एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स है। और आपका साइटोसिन और थायमीन क्या है? पिरिमिडिन्स है। ये चीज़ तो आपको पता होगा पहले से कि ये पिरिमिडिन्स है और ये प्यूरिन्स है। तब इसमें आपको ये रूल था कि ये दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट में रहेंगे। ये रूल याद रखिए सबसे पहले। तो ये इक्विवेलेंट अमाउंट में रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से चलिए समझते हैं कैसे होगा। एक देख मान के चलिए कि एक इस तरह से है बॉन्ड है डीएनए का, ये 5.3, इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको आती होगी, नहीं आती है तो एक बार चैप्टर पढ़िए कि 5 है तो नीचे 3 एंड होगा, ये 3 है नीचे तो ऊपर 5 से एंड होगा। तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ए हमेशा टी के साथ बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ बनाएगा बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको समझना है। आइए अब इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से आइए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 20% थायमीन दे रखा है और हमको क्या पता है कि ए बराबर टी होता है और जी बराबर सी कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको टी दे रखा है और आपको निकालना क्या है? जी निकालना है। ये दे रखा है और ये निकालना है जी आपको। तो आइए देखते हैं। तो टी कितना है? 20% है। तो 20% टी है तो उतना ही मात्रा में ए भी होगा। तो ये दोनों इक्वल टू 20% हो गया। तो ए का भी 20% और टी का भी 20% डीएनए में कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो गया आपका, कितना टोटल हो गया? 40, ठीक है। अब जो बचा 100 में से उसको माइनस कर दीजिए। तो 100 में से माइनस करेंगे 40 तो कितना बचा? 60। तो 60% बचा। तो ये दोनों बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा। तो 30% ये, 30% ये। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार कि इसको सही आंसर आया है 30 के नहीं, क्योंकि 30 करेक्ट आंसर है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, क्या होता है कि जितना भी संख्या होता है, साथ साथ चार गैप्स रूल में ये भी कहा गया था, जितना परसेंटेज होता है प्यूरिन्स का
उतना ही परसेंटेज होता है पैरामेडिन्स का। यानी आपका A+G जितना कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा उतना ही आपका साइटोसिन और ग्वानिन रहेगा। तो हमारा 20 था थायामिन, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, C+T होगा यहाँ पे। एक बार फिर से लिख देता हूँ, जितना आपका A+G होगा उतना ही आपका C+T होगा। वहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया था। तो हमको थायमिन 20% दे रखा है, तो AT ये वाला फॉर्मूला हो गया, GC बराबर ये भी ठीक है। तो A जितना रहा उतना ही T रहेगा, तो ये भी 20%, ठीक है 20%। उधर कितना लिखा था 30-30%, तो 30-30% देखिए है बराबर, इधर भी 50% टोटल आ गया और इधर भी 50% टोटल आ गया। तो 50% ये 50% ये, पिरामिडिन्स बराबर हो गया प्यूरिन्स का। तो ये भी करेक्ट करके मैं भी दिखा दिया कि क्वेश्चन सही बना हम लोग का। तो 30 होगा ग्वानिन का आपका परसेंटेज। चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देता हूँ, क्या क्या प्यूरिन्स जो होते हैं आपके, उसका परसेंटेज यानी प्यूरिन्स यानी A+G 55% हो सकता है कंसंट्रेशन DNA में? क्या DNA में हो सकता है? तो आपको ये वर्क है, आपको करना है। मैं आंसर इसका नहीं दूंगा, आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि 55% प्यूरिन्स प्रेजेंट हो DNA में। तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके 4 गैप्स रूल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए आज का प्रश्न, पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पांचवा प्रश्न आज का क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है द बैक्टीरियम डेट काउजेस बॉट्यूलिज्म। तो बॉट्यूलिज्म एक टाइप का डिजीज है जो आपका बैक्टीरिया से काउज होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये कहाँ से पूछा गया। तो ये क्लास 12th चैप्टर नंबर 8.1 में अच्छे से जो आपका कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, यानी जो चैप्टर नंबर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, वहाँ से पूछा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जीवाणु की वजह से आपका बॉट्यूलिज्म होता है। तो पहला है अ फल्केटेटिव एनारोब, दूसरा है फल्केटेटिव एरोब, तीसरा है आपका एन ऑब्लिगेट एनारोब, और चौथा है आपका यानी डी एन ऑब्लिगेट एरोब। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसको अ को हटा लीजिए, क्योंकि अवायुजीवी वायुजीवी 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 ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको अ लगा लेना है और वहाँ पे अ हटा लेना है। तो अवायुजीवी यहाँ पे हो जाएगा और उसमें से अ हटा देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा आप करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो आपका बॉट्यूलिज्म है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम। ये जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके वजह से होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम। ये जो आपका होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम, उसके वजह से होता है आपका बॉट्यूलिज्म। तो ये बॉट्यूलिज्म एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग होता है हमारे शरीर में। तो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं इसके वजह से, उसके वजह से होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलाइनम के वजह से। और ये आपके होते हैं एन ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है। तो ये जो आपके एन ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन, मतलब वायु के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये एनारोब हैं दैट कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वायु रहेगा तो नहीं होंगे। वायु का मतलब यहाँ कहने का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ये ग्रो नहीं करेंगे। तो इनके कंडीशन क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको वो ग्रो करेंगे। इसलिए इसका नाम एनारोब है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोब्स का मतलब क्या होता है कि उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ओ की यानी ऑक्सीजन की। तो इसके वजह से क्या होता है इस बीमारी में या फूड पॉइजनिंग में, जो बॉट्यूलिज्म की वजह से, तो इसमें आपका सिम्टम्स क्या, तो वीकनेस आ जाएगा, आपका ब्लड विजन हो जाएगा, आपको डिफ़िकल्टी होगा स्वॉलिंग में, कुछ भी खाने में, आपका ट्रबल होगा स्पीक करने में। तो ये आपका, और आप हमेशा टायर्ड फील करोगे। तो ये सिम्टम्स है इस चीज़ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ गया आ गया होगा कि एनारोब्स और एरोब्स क्या होते हैं। तो एनारोब्स मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोब्स मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो कंडीशंस ज़रूरी होती हैं कि कोई चीज़
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करता है, कोई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो वी आर हियर वी डिस्कस अबाउट एनारोब्स एंड एरोब्स. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइए अब आज का छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर. हिंदी में कौन सा पौधा है जो सिर्फ बीज पैदा करता है लेकिन फूल नहीं. तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? तो पौधा से रिलेटेड है, तो ये प्लांट किंगडम से है. प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जो है आपका क्लास 11th में, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, चैप्टर नंबर आपका 3. तो ये प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया. तो ये जो प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर, तो ये अगर आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स पढ़े होंगे तो उसमें वहाँ पे बता रखा है कि कौन प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, कौन नहीं करते फ्लावर्स. तो ये आपका वहाँ से, तो ये इसमें से देखना कि अब जिम्नोस्पर्म क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लावर लेस होते हैं और उनमें सीड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं. ये 2 पॉइंट है. ये एक फ्लावरलेस बेरिंग प्लांट्स होते हैं एंड दूसरा है कि आपका नेकेड सीड होता है उसका. तो ये दोनों कैटेगरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिम्नोस्पर्म के. तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका पाइनस, वो एक जिम्नोस्पर्म है. तो इसलिए इसमें फ्लावर नहीं होगा लेकिन सीड्स होगा. तो ये आपका हो सकता है. और दूसरा टाइप से क्वेश्चन इसको पूछ देगा कि नेकेड सीड्स बताओ इसमें से किस में है, तो ये भी पाइनस होगा. बाकी सब ये क्या है, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं. तो ये फ्लावर्स सब में होगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसके लिए बस आपको प्लांट किंगडम थोड़ा सा भी पढ़ा होता आपने और सारे एग्जाम्पल्स याद होते कि एंजियोस्पर्म कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म कौन से. तो ये ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी से. ठीक है. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे. ये एग्जाम्पल के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करना है, खासकर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स. तो उसके क्लासेस में कि कौन सा क्लास में कौन सा एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिए. इसका अलग से आप लोग ध्यान दे के नोट्स बनाइए और एग्जाम्पल के फॉर्म में आप पढ़िए इस सब चैप्टर्स को. ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है कि विच हैज़ क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट. क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट किस में होता है? तो क्लोरोक्यूरिन वर्णक कौन सा है? तो ये 4 आपको, अभी पिछला क्वेश्चन किस पे था? प्लांट किंगडम पे था. प्लांट किंगडम. अब किस पे है? एनिमल किंगडम. तो देख रहे हैं आप चैप्टर का वेटेज, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसलिए इसको स्टार कीजिए. और सब का एग्जांपल्स, ये भी एग्जांपल्स के फॉर्म में क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था, ये भी आपका एग्जांपल के फॉर्म में. एग्जांपल के फॉर्म में क्या, एक प्रॉपर्टी दे रखा है क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है. तो एनिलीडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्माटा या लोअर कॉर्डेटा. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको मैंने बताया एनिमल किंगडम से. तो एनिमल किंगडम से ये चैप्टर है नंबर 4 का है, क्लास 11th का. इस चैप्टर को भी देखिएगा अच्छा से, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. केमिकली सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन से, जो आपका हीमोग्लोबिन एचबी होता है उससे सिमिलर होता है. और ये हमारे ब्लड्स में मिराइन वाले जो एनीलीडा में होता है ना, उसमें प्रेजेंट रहता है. तो इसका करेक्ट होगा एनीलीडा. तो ये जो था पिगमेंट, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये आपको इजी वे में समझा दिया. और ये इसका काम क्या है, ये कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट है. रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट है. और ये आपका रेड ब्लड के जैसा ही होता है. तो डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ सम एनिलीडास. तो ये बहुत सारे एनिलीडास के में होता है. तो ये याद रखिएगा. और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी हो, इसके रिगार्डिंग, पिगमेंट्स के रिगार्डिंग, एग्जांपल्स के रिगार्डिंग, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी हो, तो आपको याद रखना. अब जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूमिनस इन होता है, एक ल्यूमिनस मतलब एक रहता है एनिमल किंगडम में कि जो ल्यूमिनस देता है. बताइए उसका कौन सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल दीजिए कि ल्यूमिनस है, मतलब वो ल्यूमिनस देता है. तो ल्यूमिनस का क्या एग्जांपल है, चलिए बताइए. नहीं पता है तो जाइए चैप्टर खोलिए, आपको एनिमल किंगडम में मिल जाएगा, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4.
मैं कमेंट बॉक्स में इसको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। आइए आज आपका 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 8वां प्रश्न पूछ रहा है, इन विच प्लांट संकेन स्टोमाटा आर फाउंड, किस पौधे में संकेन स्टोमाटा पाया जाता है? तो नीरियम, मैंगो, गुआवा, हाइड्रिला। अब बताना आप लोगों की इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है, तो ये भी आपका चैप्टर प्लांट किंगडम से है। तो आप देख रहे हैं प्लांट किंगडम से एक और आपको मिल गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टोमाटा क्या होते हैं? तो सबसे पहले स्टोमाटा आपका स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट से वातावरण में, एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज कराने में मदद करता है। अब पूछा संकेन स्टोमाटा किस में होते हैं? तो संकेन स्टोमाटा किस में होते हैं? खासकर डेजर्ट्स प्लांट्स जो होते हैं ना, डेजर्ट्स प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी तो होती नहीं है, तो इसलिए उनका वहाँ पे संकेन स्टोमाटा होता है। तो क्यों? उससे क्या होता है? संकेन स्टोमाटा से हमारा जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है, जो पानी पत्तों से बाहर निकलता है, वो कंट्रोल्ड रहता है। तो डेजर्ट प्लांट्स में संकेन स्टोमाटा ज़्यादा होते हैं। और डेजर्ट वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उसको जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका जीरोफिटिक प्लांट है। तो आपका नीरियम है जो जीरोफिटिक प्लांट है। मैंगो कौन सा प्लांट है, चलिए बताइए। गुआवा कौन सा प्लांट है, बताइए। हाइड्रीला कौन सा प्लांट है, बताइए। जीरोफिटिक है कि नहीं? तो जीरोफिटिक तो नहीं होगा, तो क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जीरोफिटिक नहीं है तो कौन सा टाइप का प्लांट सही है, बी, सी और डी, ठीक है। ये भी प्लांट किंगडम का देख रहे हैं आप, प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल के बेस्ड में फॉर्म हो रहे क्वेश्चन, सो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर्स वेरी केयरफुली विथ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, ओके। तो एग्जाम्पल्स आपके टिप पे होने चाहिए, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, तब जाके आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस हार्ड अगर लग रहे हैं तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का नहीं पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे 8 और 9 प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं बायो से पैरामेडिकल में हो, तो आपको खासकर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस सब के चैप्टर्स पे फोकस रखना है। एग्जाम्पल्स पे जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में ही बायोलॉजी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये मेरे तरफ से टिप है कि सारे एग्जाम्पल्स आप बायोलॉजी में याद रखें, ठीक है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न जो पैरामेडिकल में पूछा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का 9वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो पैरामेडिकल में पूछा गया था वो था कि विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। अब ये रेड ड्रॉप क्या होता है ये जानना ज़रूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से। PS1, PS2 ये सब क्या सिस्टम्स है, तो ये सब प्लांट फिजियोलॉजी का है। अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस की और आपने देख रहे हैं कि प्लांट सेक्शंस यानी प्लांट्स के ऊपर यानी बॉटनी से कितने सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए, जूलॉजी से भी ज़्यादा पूछे गए। जूलॉजी बॉटनी बराबर ही है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका 5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। तो आप खुद देखें कि कितना सारा क्वेश्चन प्लांट किंगडम से था, कितना एनिमल किंगडम से था। तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है 2020 का कि लेवल क्या था, आपको कितना लेवल पढ़ना है। और इस अच्छे तैयारी के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता रखा कि कांटेक्ट कीजिए पेड ग्रुप में आने के लिए, जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसके लिए जूम पे। और ये क्वेश्चन आपको रेड ड्रॉप सबसे पहले समझना होगा कि रेड ड्रॉप क्या होता है। रेड ड्रॉप का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है हमारे प्लांट्स में, द फॉल इन द फोटोसिंथेसिस दैट यील्ड्स बियॉन्ड द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम 680। जो 680 जो होता है आपका रीजन, उससे जो ज़्यादा जाता है उसको हम लोग रेड ड्रॉप बोलते हैं। तो रेड ड्रॉप का मतलब यहाँ पे ये हो गया। और ये बस जो होता है रिएक्शंस कहाँ होता है, रिएक्शन सेंटर जो PS2 में होता है सिर्फ। तो PS2 आपका होगा और जो PS1 है आपका ये 700 होगा। तो PS1 नहीं हो सकता, सो PS2 ही है जो आपका विल कम इन दिस रिएक्शन। PS1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 700 के ऊपर आता है तो वो रेड ड्रॉप को पार कर जाता है। तो ये रेड ड्रॉप आपको समझना होगा। इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट फिजियोलॉजी में जो पार्ट है PS1 PS2 सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछे। तो रेड ड्रॉप आपने समझा, उसके बाद ये PS1 PS2 सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ में आया। और इसको आप डिटेल में भी पढ़िए प्लांट फिजियोलॉजी में क्लास 11th में,
आपको अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।